तो किस तरीके से अमेरिका के इशारों पर बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को भगा दिया गया वहां से, जो शेख हसीना हेलीकॉप्टर पकड़ के भारत आ गई थी। तो क्या अब बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या चीजें सुधर जाएंगी? क्या चीजें भारत के पक्ष में रहेंगी या फिर से अमेरिका और पाकिस्तान के पक्ष में रहेंगी या फिर चाइना के पक्ष में रहेंगी? आज इन सब बातों पर ही चर्चा करने के लिए हम आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभु दुबे और स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पे इलेक्शन भी हो गए, बांग्लादेश में रिजल्ट भी आ गए और तारिक रहमान यानी कि खालिदा जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी जो है, उसने लगभग 300 में से 200 सीटों के आसपास जीत दर्ज कर ली है। ये रॉयटर्स के हवाले से भी खबर आ गई है कि लगभग 200 से 210 सीटों के आसपास बीएनपी ने सीटें हासिल कर ली हैं। तो अगला प्रधानमंत्री जो होंगे वो तारिक रहमान ही होंगे। पूरी कयास लगाया जा रहा है कि तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री होंगे, जो कि एक मेल प्रधानमंत्री लगभग 35 साल बाद हुए। क्योंकि पहले खालिदा जिया थी, उसके बाद शेख हसीना आ गई, फिर खालिदा जिया आ गई, फिर शेख हसीना आ गई। इस तरीके से कन्वर्सन चल रहा था। लेकिन फाइनली 35 साल बाद कोई मेल प्रधानमंत्री बनेगा बांग्लादेश का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था। तो जो कुछ भी हुआ था वो सब आपने देखा ही था कि अमेरिका के इशारे पर शेख हसीना को किस तरीके से वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने, वहाँ के छात्रों ने, जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स जो हुए थे, उन्होंने किस तरीके से उनके आवास में घुसकर, उनके आवास में उनके कपड़ों को उठा ले जाना, उनके छोटे-छोटे इम्पोर्टेंट सामान को और वहाँ के सरकारी आवास के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कागज़ थे, उनको उठा ले जाने वाली जो घटना बांग्लादेश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और सबने देखी थी। उसके बाद शेख हसीना ने अपना हेलीकॉप्टर पकड़ के, जो कि भारत की शरण में आ गई थी, भारत में उन्होंने शरण ले ली थी आकर, तो वो तब से लेकर अभी तक भारत में ही हैं। तारिक रहमान जो लंदन में पिछले 30 साल से डटे हुए थे, जिनके खिलाफ बांग्लादेश में इनके खिलाफ सजा है, आजीवन कारावास है, वो बांग्लादेश में आते हैं और बांग्लादेश में आने के बाद वहाँ की पार्टी का अपना नेतृत्व करते हैं। और इन सब के बीच जब शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया, तो एक एडवाइज़र के पद पे बैठा दिया गया था, जिस आदमी को, जो नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनुस जिसे कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से पूरा अमेरिकी इशारे पर और चाइना की तरफ जाकर चीज़ों को कैसे खराब करने की, भारत के साथ रिलेशन किस तरीके से खराब करने की कोशिश करी, वो सब भी आपने देखा। हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार को भी आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लोगों को पेड़ से बाँध के जलाया गया, हिंदुओं पे कितना सारा अत्याचार हुआ। वो सब चीज़ें आपने देखी, वो सब चीज़ें होती चली गईं और आज जाकर लगभग 1.5 से 2 साल बाद ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है कि बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया और तारिक रहमान की पार्टी 210 सीटों के साथ लगभग आगे बढ़ रही है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये कैसे-कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बधाई दे दी है कि आई कन्वे माय वार्म कांग्रेचुलेशन टू द मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। मोदी जी की तरफ से ये बधाई भेज दी गई है कि बधाई ले लीजिएगा, बाकी तो आप कुछ लेने लायक है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपके कर्म रहे हैं, वो शायद ही बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है और किस तरीके से ये हिंदू जात को किस तरह टारगेट किया गया, ये सब चीज़ें भी देखने वाली थी। ये भी बहुत गलत थी। ये भी बांग्लादेश देखना पड़ेगा कि आगे चलकर बांग्लादेश किस राह पर निकलता है और बांग्लादेश का जो भविष्य है वो किस करवट बैठता है, ये भी देखने वाली बात होगी। रॉयटर्स के हवाले से भी खबर आ गई कि इलेक्शंस में 210 सीटों के आसपास बीएनपी ने जीती हैं। अब समझते हैं कि पूरा टाइमलाइन क्या रही है बांग्लादेश की आखिर। तो बांग्लादेश में जो आम जनरल इलेक्शन हुए, देश में राजनीति में नया अध्याय शुरू किया गया। यह चुनाव 12 जनवरी 2026 को हुआ था। यह 2026 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पहला चुनाव था, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और चुनाव के नतीजे 13 फरवरी 2026 को घोषित कर दिया गया, यानी कि आज के जाके घोषित हो गए। पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, आखिर किस तरीके से जेएनज़ीओ का प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर, सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ प्रोटेस्ट कि किस तरीके से आरक्षण नीति लागू करी गई, ये सारी चीज़ें हुई। उनके बाद फिर इलेक्शंस में पहुँचते हैं, इलेक्शंस हुई, तारीख की प्रक्रिया शुरू होगी, 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन हुआ। मतदान 12 फरवरी को शुरू हुआ था और जो कि 13 फरवरी होते-होते घोषित हो गया। तो चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण बताया और हालाँकि कुछ जगहों पर छोटी-छोटी मोटी घटनाएँ देखने को भी मिली। चुनाव में संसद की 300 सीटों में से लगभग 151 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं, उसमें से 210 सीटों के आसपास बीएनपी सीटें लेकर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे कि तो मुख्यतः कौन-कौन सी पार्टियाँ बांग्लादेश में लड़ रही थी, तो मुख्यतः देखा जाए तो 2 ही पार्टियाँ लड़ रही थी। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे बीएनपी कहते हैं, जो खालिदा जिया की पार्टी है, और दूसरी जमात-ए-इस्लामी, जिसमें लगभग 11 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसमें युवा कार्यकर्ता शामिल हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश में 2 ही पार्टियाँ लड़ रही थी। जो शेख हसीना वाली पार्टी थी, अवामी लीग जिसे कहते हैं,
तो उसको तो बिल्कुल मना ही कर दिया गया था, क्योंकि उनके जो नेता हैं, शेख हसीना पे फांसी की सज़ा हुई है, सो वहाँ के कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना रखी है और उनके नेताओं पर भी बहुत सारी सज़ाएँ हैं, तो वहाँ पे शेख हसीना की पार्टी सीधे-सीधे ये कहिएगा कि अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया था या फिर उन्हें लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी गई। कुल मिला के बात बस ऐसी सी है। तो 2 ही पार्टियों का वर्चस्व था, 2 ही पार्टी लड़ रही थी, जिसमें कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है और जमात-ए-इस्लामी कहीं भी टिक नहीं पाई इस आंधी में। बीएनपी की जीत हो गई, बीएनपी की भारी बहुमत हासिल किया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 209 से लेकर 212 सीटें जीती, जो कि लगभग 2 तिहाई यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के आसपास है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो भाई साहब चचा दिख रहे हैं फ़ोटो में, ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं। इन्होंने जो बवाल मचाया है ना देश में, इसका कोई हद नहीं है। इन चचा से पूछिएगा, "हाँ चचा, क्या कहना चाहते हैं? रुकेंगे या फिर निकलेंगे पहली फुर्सत में?" इन चचा से कहिएगा, "भाई साहब अपनी कुर्सी उठाइए और ले जाइए, घर पे डालिएगा और महसूस कीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री अभी भी हैं, आप वहाँ के एडवाइज़र अभी भी हैं।" क्योंकि सारा कुकर्म, सारा गलत काम, सारे रिलेशंस खराब करने के पीछे सिर्फ़ एक आदमी ज़िम्मेदार है, वो आदमी है ये। ये जो आदमी फ़ोटो में दिख रहा है ना, ये कुंडली मार के बैठा हुआ था सीट पे। ये ना तो प्रधानमंत्री चुना हुआ था, ना ये वहाँ का कोई नेता था, ना ये कुछ था। खाली ये एडवाइज़र के रूप में बैठा हुआ था, सारे फैसले लिए जा रहा था ये आदमी। इस आदमी की तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि मतलब इसने भारत के साथ तो इतने सारे खराब रिश्ते संबंध किए, इतने रिश्ते खराब कर लिए इस आदमी ने कि बिल्कुल अभी उनको सुधरने में और सँभलने में टाइम लगेगा। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या बांग्लादेश अब भारत के पक्ष में काम करेगा जैसे शेख हसीना करती थी, या भारत के पक्ष को साथ लेकर चलेगा, या फिर से चाइना या अमेरिका की तरफ जाएगा? तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान में बांग्लादेश में पार्टी ज़रूर बदली है। लोग पार्टी बदल गई है, प्रधानमंत्री कोई और बन जाएगा, वो बात सब ठीक है। लेकिन इसमें चाइना के भी हित हैं, क्योंकि चाइना भी अपना यूज़ करना चाहेगा भारत को काउंटर करने के लिए, और अमेरिकियों का भी हित है बांग्लादेश में, क्योंकि अमेरिकी चाहेंगे कि बांग्लादेश में अपनी पहुँच बनाई जाए, अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, जिससे चाइना को काउंटर कर सके। तो चाइना अपनी पकड़ मजबूत करेगा बांग्लादेश में भारत को काउंटर करने के लिए, और अमेरिका पाकिस्तान बांग्लादेश में मजबूत करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान वो कुछ मजबूत नहीं करेगा, उसे खाली इंडिया से मतलब रहता है। तो वो अगर थोड़ा बहुत 19-20 घुसने की कोशिश करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, एकदम साफ़ है। भारत ने बिल्कुल साफ़ कर रखा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ किसी ने भी निगाह उठा के देखी या किसी भी तरीके से गड़बड़ फैलाने की वहाँ सोची, तो भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है और कहा है कि अगर इससे ऊपर बढ़ने की बांग्लादेश ने कतई भी कोशिश करी, तो इसका खामियाज़ा बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। ये बांग्लादेश भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या तारिक रहमान अमेरिका या चाइना के इशारों पर चलते हैं, या फिर अपने पड़ोसियों से रिलेशन मेंटेन करके एक अच्छा बांग्लादेश को प्रगति पे ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो एडवाइज़र साहब गदर फैला के गए हैं, रायता फैला के गए हैं, या उसी रायते को फिर से फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात होंगी कि बांग्लादेश किस करवट बैठता है या किस तरक्की पे आगे बढ़ता है। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही रखते हैं। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और कोई भी अगर नेक्स्ट अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।